हेलो एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप लोग? मेरा नाम आशुतोष है और आज मैं आपके सामने बीपीएससी के कुछ पीवाईक्यू रह गए थे हमारे। ठीक है, तो वो सारे लेकर आया हूँ। में हम लोग फंडामेंटल राइट वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में आपका डीपीएसपी भी कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी करा चुका हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ये वाले टॉपिक भी हो चुके हैं। फिर नीचे के सारे टॉपिक्स आपके कवर करा चुका हूँ, जिसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिलेगी, उसे जाकर जरूर देखिए। ठीक है, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो ये वाली वीडियो आपको वीडियो सेक्शन में मिलेगी। हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल शेड्यूल और फंडामेंटल राइट्स के बारे में भी कुछ चीजें देखेंगे। ठीक है, किसके बारे में? फंडामेंटल राइट के बारे में भी देखने वाले हैं। उसके बाद डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज करके लगभग लगभग सारे टॉपिक्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे। 100% आपके जो टॉपिक्स है वो कंप्लीट हो जाएंगे और इसको आपको बार बार रिवीजन करना है, तभी कुछ बात बनने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करें पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल्स शेड्यूल और फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो आज हम लोग दो तीन टॉपिक कंप्लीट करने वाले हैं इस वाले लेक्चर में। ठीक है, थोड़ा फास्ट लेके चलूंगा मैं आपको, तो ध्यान से सुनते हुए आगे बढ़ना है। फर्स्ट देखो, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल से क्वेश्चन क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेस 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल्स, 371 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स एंड 11 शेड्यूल, 318 आर्टिकल्स। ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट है 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल, है ना। आर्टिकल्स और पार्ट्स तो बढ़ गए हैं, अब जैसे 25 पार्ट्स हो चुके हैं, बट जब स्टार्टिंग में जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एनफोर्स हुआ था उस टाइम 395 आर्टिकल्स थे। याद रखना है 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्लियर हुआ, 395 आर्टिकल, 22 पार्ट्स एंड 12 शेड्यूल इज द करेक्ट आंसर। याद रहेगा, भूलना नहीं है आपको, है ना। अब देखो, अभी कितने आर्टिकल्स है? अभी अराउंड 470 के आसपास आर्टिकल है। पहले कितने थे? 395 आर्टिकल थे पहले, बढ़ गए हैं। अमेंडमेंट्स जैसे जैसे अमेंडमेंट हुए तो अमेंडमेंट में क्या होती है, कुछ चीज ऐड होती है, कुछ चीज रिपील होती है। वैसे ऐड रिपील होते होते अराउंड अब 470 पहुंच चुके हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। शेड्यूल कितने हैं? 12 शेड्यूल है। और पार्ट्स कितने हैं? अब 25 पार्ट्स हो चुके हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मैंने आपको बता रखा है। जैसे कि मैं कुछ दिन पहले ही 2 दिन पहले पंचायती राज के बारे में जब बता रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया कि पार्ट 9 ऐड किया गया है ना। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में कितने आर्टिकल है? 470 आर्टिकल है, बट पहले कितने थे? 395 आर्टिकल थे। ठीक है, पहले कितने पार्ट थे? 22 पार्ट थे। अब कितने पार्ट है? 25 पार्ट है। इसको भूलना नहीं है, एक बार कॉन्सेप्ट याद कर लोगे तो आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसिस्ट ऑफ 300 आर्टिकल, 530 आर्टिकल, मोर देन 400 आर्टिकल या 350 आर्टिकल। ठीक है, करेक्ट आंसर इज मोर देन 400 आर्टिकल्स। ठीक है, क्लियर हुआ ना। 470 आर्टिकल्स है हमारे पास अभी। नेक्स्ट देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेंटली इंक्लूड्स, कितने इंक्लूड होते हैं? 2005 का ये क्वेश्चन है, तो उस टाइम के हिसाब से तो 452 था। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या था? 452। ये चीज आप ध्यान रखोगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड बाय विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन आ रहा है। किसका आ रहा है? फंडामेंटल राइट का। तो फंडामेंटल राइट एज अ टॉपिक हम लोग अलग से करेंगे, जिसमें मैं आपको सारे फंडामेंटल राइट्स याद भी करवा दूंगा, उसके सारे प्रोविजंस भी बता दूंगा। ठीक है, अच्छी तरीके से हम लोग उसको एक्सप्लेन करेंगे, एक दो पार्ट में वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, अभी हम लोग क्वेश्चन करें तो सिर्फ क्वेश्चन के हिसाब से वहीं तक रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि फंडामेंटल राइट करा रहा हूं तो अब सारे फंडामेंटल राइट मैं आपको अभी कभी करा दूं, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं, इसलिए ध्यान दो। फंडामेंटल राइट पूछा गया आपसे, आर्टिकल 17 में किसके बारे में बात करती है? अनटचेबिलिटी की बात करती है कि अनटचेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 70 टॉक्स अबाउट अनटचेबिलिटी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी याद रहेगा। आर्टिकल आर्टिकल 17, है ना। आर्टिकल 17 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 70 एज मेंशन इन द पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट क्या है? अंडर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन forbid the practice of untouchability. Enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offense punishable in accordance with law. ठीक है, अगर अनटचेबिलिटी को आप रोकने के लिए कदम नहीं उठाते हो तो वो भी एक तरीके का ऑफेंस माना जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रेसिडेंस टू यूनियन ओवर द स्टेट व्हेन लॉज आर मेड बाय यूनियन पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके कॉन्करेंट लिस्ट में आपको पता ही है ना। कॉन्करेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स हैं, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। अभी जानिए कि कई ऐसे मामले होते हैं जहां पे स्टेट लेजिस्लेचर भी अपने कानून बना देती है और पार्लियामेंट भी कानून बना देती है। ठीक है, तो उस केस में किसका कानून प्रिवेल करेगा, ये कहां पे लिखा गया है? ये हमारे आर्टिकल
254 में लिखा गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि अगर यूनियन ने भी कानून बना दिया, स्टेट ने भी कानून बना दिया, तो हमेशा जो यूनियन वाला जो कानून होगा, यूनियन लेजिस्लेचर वाला जो कानून होगा, पार्लियामेंट जो वाला जो कानून होगा, वो प्रिवेल करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये प्रिवेल करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, और जो स्टेट लेजिस्लेचर का जो कानून होगा वो वॉइड हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर वाला वॉइड हो जाएगा, वॉइड वॉइड हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 254, आर्टिकल 254 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसको आप ध्यान से पढ़ लो, सेम बात कही गई है कि अगर पार्लियामेंट में ने भी कानून बना रखा है, स्टेट ने भी कानून बना रखा है, तो पार्लियामेंट वाला कानून प्रिवेल करेगा और स्टेट वाला कानून खत्म हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 300 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद, करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर इसका है आर्टिकल 300 किसकी बात करता है? सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स की, ठीक है, सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स की, ये चीज आपको ध्यान रखना है। एक बार मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ, सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स आर्टिकल 300 बात करता है, ठीक है, कि आप जो यूनियन है और जो स्टेट है उनको आप सू भी कर सकते हो, और वो भी आपको सू कर सकते हैं, ये किसमें लिखा गया है? आर्टिकल 300 में लिखा गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूनियन के खिलाफ आप केस भी चला सकते हो, किसी भी स्टेट के खिलाफ आप केस भी चला सकते हो, ये चीज बात रखनी है, ये किसमें लिखा गया है? आर्टिकल 300 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यूनियन को कौन रिप्रेजेंट करता है, इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, उसके वो जाके आप पुराने लेक्चर्स देखोगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है? आर्टिकल 300 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ सकते हो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सू और बी सूड, ठीक है, ये सू भी कर सकता है और खुद शूट हो भी सकता है, और सेम चीज स्टेट के लिए भी है, वो सू भी कर सकता है आपको और खुद शूट हो भी सकता है, ठीक है, मतलब आप भी उनके खिलाफ केस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अंडर विच आर्टिकल द स्पीकर कैन अलाउ अ मेंबर ऑफ द हाउस टू स्पीक इन हिज हर मदर टंग, ठीक है, अगर वो अब हिंदी और इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी नहीं है उसको, ठीक है, वो अच्छी तरीके से नहीं बोल पाता, तो अपने मदर टंग में बोल सकता है, इसके लिए स्पीकर है वो अलाउ करते हैं, अंडर विच आर्टिकल, तो आर्टिकल का नाम आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 120, ये चीज आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 121 सब क्लॉज 1 के तहत क्या होता है? स्पीकर अलाउ कर सकते हैं कि आप अपनी मदर टंग में बोलो, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेम पावर किसके पास भी होगी? स्टेट लेजिस्लेचर के स्पीकर के पास भी होगी, ये है स्टेट लेजिस्लेचर के स्पीकर के पास सेम पावर आर्टिकल 210 के अंदर, ठीक है, 120 एंड 210, है ना, याद रहेगा, ये यूनियन के केस में, ये लोकसभा के केस में, और ये स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के केस में, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना है। स्पीकर क्या होगा? स्पीकर बोलेगा कि हाँ भाई, आप क्या करो, आप अपनी मदर टंग में बोल सकते हो, किसमें बोल सकते हो? मदर टंग में बोल सकते हो, जरूरी नहीं है कि हिंदी और इंग्लिश में ही बोलो। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इस तरीके से आएंगे क्वेश्चन भाई, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लैंड रिफॉर्म कम्स अंडर द सब्जेक्ट ऑफ, लैंड रिफॉर्म किसके अंडर में आता है? तो ऑब्वियसली स्टेट लिस्ट, यहाँ पे आप अंदाजा थोड़ा लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, लैंड रिफॉर्म्स आर द सब्जेक्ट ऑफ स्टेट लिस्ट, ये चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट है, विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर द नेम्स ऑफ स्टेट मेंशन्ड, नेम्स ऑफ स्टेट, कौन कौन से स्टेट्स हमारे पास, उनके नाम कौन से शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है? तो पहले ही शेड्यूल में लिखा गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट लिस्ट में लिखा गया है, ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है, किसमें लिखा गया है? फर्स्ट लिस्ट में लिखा गया है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हो गया। जो यूनियन है, जो स्टेट है, स्टेट के किसी भी स्टेट के नेम भी चेंज हो सकते हैं, उसकी बाउंड्री को भी चेंज किया जा सकता है, स्टेट को बाइफरकेट भी किया जा सकता है, और ये सारी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के पास है, और वो कैसे पास करेगी? सिंपल मेजोरिटी से पास कर देगी, ठीक है। अभी बताओ कि सिंपल मेजोरिटी एक अमेंडमेंट माना जाएगा अंडर आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि नहीं? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है, कि अंडर आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या उसे अमेंडमेंट माना जाएगा कि नहीं? ये चीज आप मुझे बताओगे सिंपल मेजोरिटी के बारे में, ठीक है। अगर आपको किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, उसकी बाउंड्री चेंज करनी है, उसको तोड़ना है, ठीक है, तो सिर्फ पार्लियामेंट क्या करेगा? सिंपल मेजोरिटी से कानून पास कर देगा, ये चीज आप ध्यान रखोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? स्टेट के उसमें कुछ भी चलने वाली नहीं है, बट प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन होना जरूरी है, ठीक है, प्रेसिडेंट रिकमेंड करेंगे तभी कुछ ऐसा बिल लाया जा सकता है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सा इसमें सब्जेक्ट है? तो एक बार जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उस पे आप थोड़ा सा नजर मार लेना, तो आपको ध्यान रहेगा। पुलिस तो स्टेट में है, प्रिजन भी स्टेट में है, एग्रीकल्चर भी स्टेट में है, एजुकेशन जो है वो किसमें है? वो कॉन्करेंट लिस्ट में है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आई थी, याद होगा आपको, है ना। यूनियन लिस्ट में अराउंड 100 सब्जेक्ट्स हैं, जो कि ओरिजिनली पहले तो 97 थे, अभी कितने 100 सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट लिस्ट में कितने हैं? ओरिजिनली 66 थे, अभी कितने हैं? 61 सब्जेक्ट्स हैं, और कॉन्करेंट लिस्ट में कितने हैं? 52 सब्जेक्ट्स हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओरिजिनली कितने थे? 47 थे, जिसपे यूनियन और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं, ठीक है। अब देखो, यूनियन ने भी कानून बनाया, स्टेट ने भी कानून बनाया, तो ठीक है, किसका प्रिवेल करेगा? यूनियन का प्रिवेल करेगा।
और ये अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 254, अंडर विच आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 254। क्लियर हुआ? कनेक्ट कर पा रहे हो? आर्टिकल 254 के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अगर यूनियन ने भी कानून बनाया, स्टेट ने भी कानून बनाया सेम सब्जेक्ट के ऊपर, तो यूनियन वाला प्रिवेल करेगा। ये आर्टिकल 254 में कहा गया है, ठीक है, भूलना नहीं है अब आपको। रेसिड्यू पावर्स जो किसी भी सब्जेक्ट में नहीं है, वो सारी पावर किसके पास जाएगी? वो जाएगी यूनियन के पास। क्लियर हुआ? समझ में आ रहा है ना? इस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट इन द 11th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो पहले तो 11th शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा पार्ट नहीं है 11th शेड्यूल का, है ना। 11th शेड्यूल के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये किस चीज से रिलेटेड है? ये पंचायती राज से रिलेटेड है। आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताया था कि 73rd अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, है ना, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ? 1992 में, जिसके तहत पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा गया। पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा गया। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और 11 शेड्यूल में इसको रखा गया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जोड़ा गया। आर्टिकल कौन से बताए थे? आर्टिकल बताए थे आर्टिकल 243 से लेके 243 ओ तक, है ना। आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ किसके लिए? पंचायती राज के लिए है। 73rd अमेंडमेंट, ईयर कौन सा था? 1992। पार्ट कौन सा था? पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो पंचायती राज एक तरीके से पूछा गया कि पंचायती राज के अंदर ये सब्जेक्ट है कि नहीं है ना। पंचायती राज में टोटल कितने सब्जेक्ट्स हैं? पंचायती राज में टोटल मैंने बता रखे हैं आपको 29 सब्जेक्ट्स हैं, याद हो तो, है ना। कुछ दिन की क्लास 2 दिन पहले हम लोगों ने ये चीज करवाया था, तो मैंने आपको बताया था कि पंचायती राज में अराउंड 29 सब्जेक्ट्स आते हैं, है ना। अब उसमें से आपको थोड़े सब्जेक्ट के ऊपर देख लेने होंगे, तब आपको अंदाजा लग पाएगा कि ये पंचायती राज से रिलेटेड है कि नहीं। करेक्ट आंसर इसका क्या है? टेक्निकल ट्रेनिंग। ये पंचायती राज के अंडर में नहीं आता, ठीक है। नहीं तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। हालांकि मैंने यहाँ पे एक पूरी लिस्ट बना के दे दी है, जिसको पढ़ना है उसे यहाँ पे पूछ करके पढ़ सकता है। जितने भी 29 सब्जेक्ट्स हैं जो कि पंचायती राज के अंदर में आते हैं, अंडर अंडर शेड्यूल 11 आते हैं, पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नेक्स्ट देखते हैं, द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल इज लिस्टेड इन विच लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स पे क्रुएल्टी नहीं होनी चाहिए। ये कौन से लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आपके कॉन्करेंट लिस्ट पे। इस पे यूनियन भी कानून बनाएगा और स्टेट भी कानून बना सकता है, ठीक है। तो याद रखना है, प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स ये किसके अंदर में है? ये है कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द एलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट क्या हो गया? राज्यसभा के अंदर, ठीक है। सीट लेनी है तो सीट्स के बारे में कौन से शेड्यूल में बात होती है? तो आपको ध्यान रखना है 4th शेड्यूल में बात होती है। किस में बात होती है? 4th शेड्यूल में बात होती है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा के कितने मेंबर्स हो सकते हैं? मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं मैक्सिमम। उसमें से 238 कहां से आएंगे? वो इलेक्ट होके आएंगे। और 12 को क्या किया जाएगा? 12 को नॉमिनेट किया जाएगा। 12 को नॉमिनेट किया जाएगा। बट करेंटली अभी टोटल मेंबर्स है कितने? करेंटली अभी 245 मेंबर्स हैं, ठीक है। कितने हैं? 245 मेंबर्स हैं। क्या लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर हैं? आपको ध्यान रखना है कि लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है। आपको ध्यान रखना है कि आप पहले होते थे, तो जी हाँ होते थे। 104th अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो 2 सीट एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को मिलती थी, उसे हटा दी गई है, ठीक है। तो लोकसभा में अभी कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर नहीं है, बट राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड मेंबर रहते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यहां से क्वेश्चन आएंगे, तो आपको मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द 5th शेड्यूल डील्स विद द गवर्नेंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ विच स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है। 5th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? तो आपको ध्यान रखना है, ये बात करता है शेड्यूल ट्राइब के बारे में, ठीक है। एक बार गांठ बांध लो आप, 5th शेड्यूल और हो गया एक आपका 6th शेड्यूल, ठीक है। दोनों ही किसके बारे में बात करते हैं? दोनों ही बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में, ठीक है। दोनों ही बात करते हैं किसके बारे में? शेड्यूल ट्राइब्स के बारे में। यहां से कई बार क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में भी, ठीक है, अलग अलग पीसीएस में भी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल किसके बारे में बात करेगा? ये बात करेगा आपके किस चीज से रिलेटेड? बात करेगा शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड, शेड्यूल ट्राइब के प्रोटेक्शन से रिलेटेड। ये आपको ध्यान रखना है, उनके गवर्नेंस से रिलेटेड। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे। 7th शेड्यूल किसके बारे में बात करता है? 7th शेड्यूल बात करता है सब्जेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। कि यूनियन लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स होंगे, स्टेट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स होंगे, कॉन्करेंट लिस्ट में कितने सब्जेक्ट्स होंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात करेंगे 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल में, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब 5th शेड्यूल 6th शेड्यूल से रिलेटेड डिफरेंस भी कई बार पूछा जा चुका है, देख लो एक बार। ये ध्यान रखो कि 5th शेड्यूल में जो स्टेट्स हैं वो असम मेघालय, AMTM याद रखना है, ठीक है। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, ठीक है। असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, मणिपुर नहीं, असम मेघालय त्रिपुरा त्रिपुरा मिजोरम। AMTM को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जितने भी स्टेट्स हैं जहां पे शेड्यूल टाइप की सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है, ठीक है, तो टोटल 10 सब्जेक्ट्स हो गए यहाँ पे, ठीक है। टोटल 10 स्टेट्स हो गए, तो वो होते हैं अंडर 5th शेड्यूल गवर्न होते हैं। और असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम में जो शेड्यूल टाइप्स है वो अंडर 6th शेड्यूल
एक तरीके से गवर्न होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो 6th शेड्यूल में जो ट्राइब्स हैं, उनके पास ज़्यादा पावर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उनको अपने आप को गवर्न के लिए ज़्यादा पावर दी गई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। जो 5th शेड्यूल में जो ट्राइब है, उनके पास थोड़ी-सी कम पावर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। वो भी खुद का ही गवर्नेंस करते हैं, बट उनके पास फिर भी थोड़ी-सी कम पावर है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? मैं आपको जब बताया था पंचायती राज के बारे में, तब मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, हिली रीजन्स है, जहाँ पे ये पंचायती राज लागू नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहाँ पे अपना ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, वो अंडर 6th शेड्यूल ही है ना? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, उसके तहत वो अपने आप को खुद को गवर्न कर ही तो रहे हैं ना भाई, तो फिर पंचायती राज का मतलब ही क्या हो गया, है ना? तो ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताई थी, तो ये चीज़ आप थोड़ा ध्यान रखोगे। 5th शेड्यूल के अंदर क्या होता है? ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होती है, ठीक है? और 6th शेड्यूल में क्या होता है? ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होती है। ये ज़्यादा ऑटोनॉमी एक तरीके से होल्ड करता है 6th शेड्यूल। 5th शेड्यूल जो है वो कम ऑटोनॉमी होल्ड करता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है? तो एक तरीके से मैंने आपको मोटा-मोटी डिफरेंस बता दिया है। ज़्यादा आपको एकदम बारीकी से समझना है, तो उसके लिए स्पेशल वीडियोज़ आएगी। वहाँ पे आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे, ठीक है? तो 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल किस चीज़ से रिलेटेड है? एक बार देख लो फिर से। 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल किस चीज़ से रिलेटेड है? ध्यान रखना है। 5th 5th शेड्यूल और 6th शेड्यूल दोनों ही किस चीज़ से रिलेटेड है? शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड है ना? 6th शेड्यूल में कौन-कौन से स्टेट एएम, टीएम है ना? एएम, टीएम में कौन-कौन? असम, असम, मेघालय, मेघालय, त्रिपुरा, त्रिपुरा और मिज़ोरम, ठीक है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम और 5th शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट्स? कितने स्टेट्स? 10 स्टेट्स, ठीक है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम को छोड़ के बाकी के जो 10 सब्जेक्ट्स बचे हैं, स्टेट्स बचे हैं, वो आते हैं किसमें? क्या बोलते हैं आपके 5th शेड्यूल में, है ना? नेक्स्ट द 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, एंटी डिफेक्शन लेजिस्लेशन से बिलोंग करता है 10th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? कब हुआ था? मैंने आपको बता रखा है 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत कब? 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ को लागू कर दिया गया था, जिसके तहत अगर कोई लेजिस्लेचर एक पार्टी से जीत के आता है या पार्टी के विरुद्ध गतिविधि में पाया जाता है, तो उसे पार्टी से निष्कासित सॉरी उसे हाउस से निष्कासित किया जा सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये किसके अंदर है? ये है एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, है ना? इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल से चर्चा की है। पुरानी वीडियोज़ देखो, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। इसके ऊपर जो फाइनल फाइनल जो कॉल लेता है, फाइनल जो डिसीजन लेता है, वो कौन लेता है? फाइनल डिसीजन लेता है। ऑप्शन में आएगा कि इलेक्शन कमीशन लेता है, गवर्नर लेता है। आपको ध्यान रखना है, कोई भी नहीं। इसका जो फाइनल डिसीजन होगा किसके पास होगा? स्पीकर के पास होगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। किसके पास होगा? स्पीकर के पास होगा। ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, ठीक है? तो 10th शेड्यूल आई थिंक आपको ध्यान रहेगा। नेक्स्ट देखिए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन एक्ट? अगेन कौन से शेड्यूल में होता है? 10th शेड्यूल में होता है। क्लियर हो गया? 10th शेड्यूल में ये बात करी जाती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नेक्स्ट देखिए, फंडामेंटल राइट्स का क्वेश्चन आ गए। पहला देखिए, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फंडामेंटल राइट्स हैव बीन प्रोवाइडेड टू सिटीजन? तो कौन से आर्टिकल के तहत क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड है इंडिया के सिटीजन को? तो आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35, ठीक है? आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 अंडर पार्ट अंडर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज आपको ध्यान रखना है, अंडर पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये चीज आप ध्यान रखोगे, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, समझ में आ रहा है? आर्टिकल 12 से लेके 35 क्या है? ये आपके फंडामेंटल राइट्स अंडर पार्ट 9 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से हम लोगों ने लिया है फंडामेंटल राइट? हम लोगों ने लिया है यूएसए से। यूएसए से, है ना? डीपीएसपी लिया है कहाँ से? डीपीएसपी लिया है आयरलैंड से। और बताओ, और कनाडा के बारे में बताया था, कौन सा फेडरल स्टेट विद यूनाइटेड यूनियन जो गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर होगी। कहाँ से लिया हम लोगों ने? कनाडा से लिया है ना? कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में बता चुका हूँ। कहाँ से लिया हम लोगों ने? कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में हम लोगों ने बताया था, मैंने आपको बताया था कि हम लोगों ने लिया ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, तो कुछ डेट्स पे आपको याद रखनी पड़ेंगी, कुछ चीजें भी आपको याद रखनी पड़ेंगी। टोटल हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट थे, बट अब ये घट के 6 फंडामेंटल राइट रह गए हैं, क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारे पास था उसे राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारे पास था इसे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे तो उसे हटा दिया गया था और उसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया गया था, उसे फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखना है अंडर 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत फंडामेंटल राइट को चेंज किया जा सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है, बट बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को चेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो कितने फंडामेंटल राइट हमारे पास? अभी 6 फंडामेंटल राइट है। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू फ्रीडम, राइट टू रिलीजन एंड राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंडर विच कैटेगरी डज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉल? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, है ना, इससे रिलेटेड हम लोग एक बीपीएससी का आपको मेंस का क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जो कि आपको मिलेगा बहुत ही जल्द। ठीक है,
तो जब आप प्रीलिम्स कर लेंगे तो उसके बाद मेंस के क्वेश्चन भी आपको मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इससे रिलेटेड ऑलरेडी बीपीएससी में लास्ट टाइम 70th बीपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसलिए बता रहा हूँ, है ना। तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज किसके अंडर में है? आर्टिकल 32 के तहत है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 32 के तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पावर देता है सुप्रीम कोर्ट को कि अगर लोगों के फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, अगर उनके फंडामेंटल राइट का हनन होता है, तो उस केस में आप आर्टिकल 32 के तहत रिट्स को जारी करेंगे। किसको जारी करेंगे? रिट्स को जारी करेंगे। अब रिट्स रिट्स कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करने वाले हैं। और रिट्स को जारी करके, जो कि एक फॉर्मल ऑर्डर रहता है, ठीक है, फॉर्मल लीगल ऑर्डर रहता है, उसको आप जारी करके एक तरीके से जिसका फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है उसको आप बचा सकते हैं, है ना। मैंने आपको क्या बताया था कि आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 में हमारे पास क्या है? फंडामेंटल राइट है। बट अगर ये फंडामेंटल राइट एनफोर्स ही नहीं हो पाए तो उस केस में क्या होगा? ये ट्रूथलेस प्रोमिसेस रह जाएंगे, है ना। तो उस चीज से बचाने के लिए आर्टिकल 32 है हमारे पास, जो कि सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि भाई आप क्या करो, आप अगर फंडामेंटल राइट का किसी का हनन हो रहा है, किसी का वायलेशन हो रहा है, तो उस केस में आप उसको प्रोटेक्ट करोगे। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया? अंडर विच कैटेगरी डज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज फॉल? तो क्या ये फंडामेंटल राइट है? जी हाँ, ये फंडामेंटल राइट है, लीगल राइट भी है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है ना। नेचुरल राइट नहीं कह सकते इसे, तो मोर देन वन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ई इज द करेक्ट आंसर। मोर देन वन ऑफ द अबव ऑप्शन नहीं है, तो नन ऑफ द अबव इसे आप लगा सकते हो। ठीक है, यूपीएससी 2018 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स अप्लाइज अगेंस्ट द इलीगल डिटेंशन ऑफ पर्सन। ठीक है, अब देखो रिट्स क्या होते हैं यार? रिट्स होते हैं फॉर्मल लेटर, ठीक है, जो कि सुप्रीम कोर्ट जो होता है फॉर्मल ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, अंडर आर्टिकल 32 जारी करता है। और सेम चीज जो हाई कोर्ट है वो आर्टिकल 226 के तहत, आर्टिकल 226 के तहत जारी करता है। ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, अब एक बार आप इस चीज को थोड़ा सा समझ लो, मैं आपको बता देता हूँ समझने वाली क्या चीज है, यहाँ पे समझिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो रिट्स है, ठीक है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो रिट्स को इशू किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट द्वारा, है ना। सुप्रीम कोर्ट जब ऑर्डर करेगा तो अंडर आर्टिकल 32 करेगा, अंडर आर्टिकल 32 करेगा, और जब हाई कोर्ट करेगा तो अंडर आर्टिकल 226 करेगा। ठीक है, आर्टिकल 226 करेगा, है ना। जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि एक सुप्रीम अथॉरिटी है, उसने पावर दी है सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को कि अगर फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा तो उस केस में आप दोनों आएंगे और जो इंडिविजुअल होगा, ठीक है, उसके फंडामेंटल राइट को बचाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है अंडर आर्टिकल 32 एंड हाई कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 226। ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल आर्टिकल 32 के अंदर, आर्टिकल 226 के अंदर है किसके पास? हाई कोर्ट के पास सेम ताकत। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना। जो रिट्स हैं ये बहुत अलग अलग टाइप के हैं, टोटल 5 टाइप के हैं। इसके बारे में डिटेल में हम लोग कभी और देखेंगे, पर आपको नाम पता होने चाहिए। हेबियस कॉर्पस हो गया, मैंडेमस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, सर्सोरिटी हो गया और वो वारंटो हो गया। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है? इसमें पूछा गया है कि अप्लाइज अगेंस्ट इलीगल डिटेंशन के खिलाफ, ठीक है, रिट्स कौन सा इशू किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हो गया हेबियस कॉर्पस। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो कि प्राइवेट इंडिविजुअल के ऊपर भी अगेंस्ट भी इशू किया जा सकता है और पब्लिक अथॉरिटी के इशू भी अगेंस्ट भी इशू कर सकता है। ठीक है, जैसे कि बिहार पुलिस है, ठीक है, बिहार पुलिस ने आपको इलीगली डिटेन कर लिया, तो उस केस में आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और हेबियस कॉर्पस का रिट इशू करवा सकते हैं। ठीक है, सेम चीज आप सुप्रीम कोर्ट में भी डायरेक्टली जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है आर्टिकल 32 पे। ये चीज आप ध्यान रखोगे। ठीक है, तो आई थिंक आप ये चीजों को समझ पा रहे होगे किसके बारे में? हेबियस कॉर्पस के बारे में। अगर मैं भी आपको किडनैप कर लेता हूं इलीगली, तो आप मेरे खिलाफ भी रिट इशू करवा सकते हो। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, रिट क्या है? ये एक लीगल ऑर्डर है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है और हाई कोर्ट के पास पावर है आर्टिकल 226 के तहत। ठीक है, रिट्स इशू करने की, ताकि जिन भी लोगों का फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो रहा है उनको बचाया जा सके। नहीं तो जो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं वो सब क्या हो जाएंगे? वो सब एक तरीके से प्रोमिसेस रह जाएंगे, उनकी कोई वैल्यू रह नहीं जाएगी, है ना। वो टूथलेस प्रोमिसेस रह जाएंगे जिसका कोई भी वैल्यू है नहीं जब तक आर्टिकल 32 नहीं रहेगा। तो ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ठीक है, आई थिंक अब आप थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे होगे किसके बारे में? रिट्स के बारे में और आर्टिकल 32 के बारे में। और आर्टिकल 32 क्या है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो क्लियर हो गया, समझ में आ गया। अब देखो मैंने एक बार थोड़ा सा शॉर्ट में लिख भी दिया है कि हिबियस कॉर्पस, है ना, हिबियस कॉर्पस में क्या होता है? प्रोटेक्ट अगेंस्ट अनलॉफुल डिटेंशन। ठीक है, अनलॉफुली डिटेन कर लिया जाए तो उस केस में आप हिबियस कॉर्पस इशू करा सकते हो। फिर है मैंडेमस, कंपेल्स पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म ड्यूटी। जैसे कि पुलिस ने समझ लीजिए आपका केस लिखने से ही मना कर दिया, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में भाई हाई कोर्ट आप चल जाओ, हाई कोर्ट मैंडेमस का रिट इशू करेगा कि भाई आप एफआईआर लिखने के लिए आपको बोला गया तो आप एफआईआर आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उस केस में हाई कोर्ट पुलिस को बोल सकती है। फिर हो गया प्रोहिबिशन, स्टॉप्स लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग जुरिस्डिक्शन। इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे जब हम लोग इस टॉपिक को कवर करेंगे तब। ठीक है, सर्सोररी
क्वेश्चंस अनलॉफुल ऑर्डर्स ऑफ लोअर कोर्ट और quo warranto challenges अनलॉफुल होल्डिंग ऑफ पब्लिक ऑफिस। ठीक है, जैसे कि आप डीएम नहीं हो बट आप डीएम की कुर्सी पे जाकर बैठ गए, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में जो हाई कोर्ट है या सुप्रीम कोर्ट है वो आपसे पूछेगा कि quo warranto मतलब किस अथॉरिटी से आप उस ऑफिस में जाकर बैठ गए हो, ठीक है, उसके लिए तो आप मतलब लायक हो ही नहीं, आपने तो एग्जाम क्लियर किया ही नहीं है, तो किस अथॉरिटी से आप उसके अंदर घुस गए, तो वो क्या हो गया, quo warranto का रेट हो गया, ठीक है, तो क्लियर हो गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो क्या है, which of the following rights conferred by Constitution of India is also available to non citizens। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बता रखा है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये सिर्फ सिटीजन के पास नहीं है, ये नॉन सिटीजन के पास भी है ना। अब इसको याद करने का सिंपल तरीका क्या है कि आप सीधा सीधा याद कर लो कि सिटीजन वाले कौन कौन से हैं ना। सिटीजन वाले हैं 15 16, 15 16 के बाद 17 18 नहीं 19 और फिर 29 30। ठीक है, क्लियर हुआ, 15 16 फिर 19 29 और 30। ठीक है, याद हो गया, 15 16 19 29 30 ये क्या है, सिर्फ सिटीजन के पास फंडामेंटल राइट अवेलेबल है। और कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट है जो कि सिटीजन के पास भी हैं और फॉरेनर के पास भी है, वो है आर्टिकल 14 70 20 21 22 23 24 25 26 28 और 20 32। ठीक है, तो जितने भी आपके फंडामेंटल राइट बच गए वो सारे हैं सिटीजन के पास भी और आपके क्या बोलते हैं फॉरेनर के पास भी। ठीक है, सिटीजन के पास 15 16 19 29 और 30 है। ठीक है, क्लियर हो गया, इसको मैंने डिटेल में यहाँ पे दे रखा है तो इसको आप डिटेल में पढ़ भी सकते हो ताकि आपको लाइक कहीं पे जाना ना पड़े पढ़ने के लिए। ठीक है, तो एक बार मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे दे दिया है, तो जितना भी आपको पढ़ना है आप यहाँ से एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, चूज द फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट नॉट टू एलियंस। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा फंडामेंटल राइट अवेलेबल है इंडियन सिटीजन को बट नॉट टू एलियंस। ठीक है, बाहर वालों को अवेलेबल नहीं है, तो कौन कौन सा है, फ्रीडम टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये तो सिर्फ जो इंडियन सिटीजन है उनको अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि कोई बाहरी व्यक्ति आएगा और कुछ भी आकर बोलेगा या स्टेट के खिलाफ कुछ भी करेगा या प्रदर्शन में शामिल होगा। एक आपने फेमस यूट्यूबर कार्ल मार्क्स के बारे में जाना होगा, जब उसको बैन कर दिया गया था इंडिया से, है ना, फिर उसने काफी ज्यादा रोना भी मचाया था, तो आपको ध्यान रखना है वो एक फॉरेनर था और आके इंडिया में प्रदर्शन कर रहा था सीएए के खिलाफ, है ना, तो गलत थी उसकी, गलती थी उसकी, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ इंडियंस को अवेलेबल है ना। क्लियर हुआ, तो वन तो क्या हो गया, इंडियन को अवेलेबल हो गया। फिर देखो इक्वालिटी बिफोर लॉ अंडर आर्टिकल 14 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये फॉरेनर को भी अवेलेबल है ना, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, तो ये तो फॉरेनर को भी अवेलेबल है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज, ये किसको है, ये है आपके इंडियन सिटीजन को, और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी ये है आपके फॉरेनर्स को भी। ठीक है, तो आपको सिर्फ इंडियन वाला पूछा है तो फर्स्ट एंड थर्ड इज करेक्ट आंसर, फर्स्ट एंड थर्ड देखो कहां पे है, तो ए इज द करेक्ट आंसर, ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। ठीक है, तो समझ में आया कि नहीं आया, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ ऑफ एंड लिबर्टी कौन सा आर्टिकल के अंदर में है, ये चीज आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट, इसमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। देखो, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्या है, ये एक तरीके का फंडामेंटल राइट है जो कि और भी जितने फंडामेंटल राइट है उन सबको प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना। राइट टू प्रॉपर्टी, इसे हटा दिया गया है, बता दिया था मैंने 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत, है ना, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया, ये चीज आपको ध्यान रखना है। पहले ये फंडामेंटल राइट का पार्ट था, टोटल हमारे पास 7 फंडामेंटल राइट्स थे, बट उसमें से एक फंडामेंटल राइट को हटा दिया और राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, मोरारजी देसाई थे, कौन थे, मोरारजी देसाई थे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर, बी क्या है, करेक्ट आंसर है, ये चीज आपको ध्यान रखना है ना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ड्यूरिंग whose tenure was the right to property removed from the list of fundamental right, अगेन वही क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको जस्ट जिसका आंसर बताया, मोरारजी देसाई के टाइम पे 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी को हटा लिया गया था, ये चीज आप ध्यान रखोगे। क्लियर, थोड़ा फास्ट जा रहे हैं हम लोग पर आपको ध्यान से सुनना है। ठीक है, ध्यान से सुनोगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, नहीं तो थोड़ा सा आप स्लो भी कर सकते हो यूट्यूब पे जाके, तो आपकी बात बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन राइट एज वेल एज फंडामेंटल राइट अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल राइट, तो राइट टू एजुकेशन, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यूपीएससी 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एडेड टू अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, है ना, आपको पता है कि राइट टू एजुकेशन ये भी एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21 ए, अंडर आर्टिकल 21 ए, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसे कब ऐड किया गया था, इसे ऐड किया गया था 1 अप्रैल 2010 में, कब ऐड किया गया था, 1 अप्रैल 2010 में, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अमेंडमेंट का नाम आप ध्यान रखोगे, अमेंडमेंट कौन सा है, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ये चीज किया गया था, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत ये चीज किया गया था। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following was added to the original list of fundamental right। ठीक है, इसमें पूछा है कि which of the following was added to the original list of fundamental right, right to property, right to constitutional remedies, right to freedom of religion, right to free and compulsory primary education। ठीक है, तो इसे ऐड किया गया था 2005 में, क्वेश्चन पूछा गया अंडर आर्टिकल 221 ए, कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल
21A ये चीज आप ध्यान रखोगे, ठीक है। तो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आर्टिकल 21A है ना। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन राइट इज आल्सो फंडामेंटल राइट अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो राइट टू एजुकेशन ये ऑलरेडी मैं आपको भी बता चुका हूं, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड विद फ्रीडम ऑफ प्रेस, है ना। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में डायरेक्टली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बात नहीं करता, बट आर्टिकल 19 बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। क्या बात करता है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, स्पीच एंड एक्सप्रेशन। इसी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, इसी के अंडर में फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस, सॉरी, फ्रीडम ऑफ प्रेस कहीं एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, बट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत ही क्या आता है? फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो आर्टिकल 19 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आर्टिकल 19 इज द करेक्ट आंसर, ये चीज आप ध्यान रखोगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन पावर टू एनफोर्स फंडामेंटल राइट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। किसके पास पावर है? ये पावर है सुप्रीम कोर्ट के पास और हाई कोर्ट के पास। जस्ट अभी बताया, रिट्स इशू करके सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32, अंडर आर्टिकल 32 के तहत इसे रिट इशू करेगा, और हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल आर्टिकल 2 to 6 के तहत, आर्टिकल 2 to 6 के तहत। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, है ना। सारे कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर होने चाहिए। तो हो गया ये, तो फिर से हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया ना, तो समझ में आ गया। सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देख लिए, आर्टिकल देख लिए, शेड्यूल देख लिए, और फंडामेंटल राइट कवर कर लिया, है ना। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आएगी किसके ऊपर? डीपीएसपी के ऊपर। इससे पहले कौन सी आई थी? इससे पहले आई थी अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड, है ना, और कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो एकदम सारी वीडियोस को आप ध्यान से देखो, ठीक है। उसको बार बार देखोगे तो सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आपको घटना चक्र मतलब खरीदने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो सारे हर एक वीडियो को दो दो बार आपको देख लेना है, और उस पर लाइक्स भी कर देना है, ठीक है, ताकि जो और लोगों तक ये जो वीडियोस है वो पहुंच सके, ठीक है। और भी हम लोग अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे, और भी हमारे अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपके पीवाईक्यूज कराए जा रहे हैं, ठीक है, बेस्ट फैकल्टी द्वारा। उसे भी आप जाकर जरूर देखिए, है ना। और एक तरीके से अपनी तैयारी एकदम बेस्ट करिए, ठीक है, ताकि इस बार प्रीलिम्स जो है आपसे छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। इसी के साथ आज के वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। थैंक यू सो मच।